दोस्तों आज हम जानेंगे किसी भी उपकरण में रेफ्रिजरेंट को रिफिल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। इसी कड़ी में आज हम एक R290 प्रोपेन के डीफ्रीजर में गैस को रिफिल करेंगे और उसके कंप्रेशर को चेंज करेंगे। जब भी आप किसी उपकरण से गैस को रिलीज करें तो कभी भी ब्रेजिंग टूल से उसकी ब्रेजिंग ना खोलें। आप प्लायर से या फिर पेयर्सिंग प्लायर लगाकर इसके रेफ्रिजरेंट को किसी खुले स्थान पर छोड़ दीजिए और इंतजार कीजिए कुछ देर तक, जब तक सारा रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से आपके उपकरण से बाहर नहीं निकल जाता। ये एक हाई फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट होता है जो काफ़ी ज्वलनशील होता है। जब आपको ये लगे कि पूरा रेफ्रिजरेंट सिस्टम से निकल चुका है तभी आप ब्रेजिंग करें, नहीं तो आपको बार बार इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं जब हम इसे डीब्रेज कर रहे हैं तो इसमें अब भी आग लग जाती है, यानी कि कुछ रेफ्रिजरेंट अभी सिस्टम में बचा हुआ है। और कई बार क्या होता है कि हमारा सिस्टम चोक होता है तो फिल्टर की साइड से काफ़ी रेफ्रिजरेंट ब्लॉक हो जाता है और वो एकदम से विस्फोट के रूप में भी सामने आ सकता है। इसलिए ये कार्य आप बिल्कुल सावधानी से और पेशेंस से करें। उसके बाद आप सभी ब्रेजिंग को डीब्रेज कर लीजिए, कंप्रेशर को बाहर निकाल लीजिए। मैं और भी रोचक बातें आपको इस रेफ्रिजरेंट यानी कि हाइड्रोकार्बन से संबंधित बताऊंगा। अभी आपने नेम प्लेट पर देख लिया है कि हमें इसमें कितने ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है, जो सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है कि हमें 100 ग्राम रेफ्रिजरेंट हिस्से में चार्ज करना है। इतनी कम मात्रा में रेफ्रिजरेंट हम क्यों चार्ज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी आप जो इस सामने देख रहे हैं ये एक नया कंप्रेशर है। आज हम इस कंप्रेशर को लगाएंगे और रेफ्रिजरेंट को रिफिल करेंगे, लेकिन एक नए तरीके से। आज हम वजन तोलकर ही इस रेफ्रिजरेंट को भरेंगे। उसका भी एक कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपने कंप्रेशर की रबड़ें जब ही हटाएं जब आप पूरी तरह से इसे ब्रेज करने के लिए तैयार हों। आपको कंप्रेशर प्लेटफॉर्म पर फिट कर देना है और फिर आपको सभी जो हमारे ट्यूब्स हैं उन्हें ब्रेज कर लेना है। ये R290 प्रोपेन गैस का एक सिलेंडर है जो छोटे रूप में है। सिलेंडर को भी हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखिए मैंने इसके सभी जो कनेक्शन है, ब्रेजिंग है, वो संपूर्ण कर ली है। अब हम इसे वैक्यूम पर लगाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट को भरते हैं तो उसे एक अच्छे वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करें जो कि डबल स्टेज का होना चाहिए, और कम से कम आप इसे 200 माइक्रो तक ही वैक्यूम करें। आप इसे डबल वैक्यूम भी कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम में दोनों साइड, हाई साइड लो साइड, आप चार्जिंग लाइन लगाकर इसे डबल वैक्यूम करेंगे तो आपका जो वैक्यूम है वो 200 माइक्रो तक अवश्य पहुँच जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ R290 व R22 का जो एपरेट डिजाइन लगभग एक सा होता है, इसलिए हम ज़्यादातर अब R22 की जगह R290 रेफ्रिजरेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने सिलेंडर पर हमारे गैस चार्जिंग वाल्व को लगा लिया है और इसके वजन को कर लिया है। दोस्तों आपको हमेशा गैस वजन तोलकर ही भरना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी गैस हो। कोशिश कीजिए कि आप बैक प्रेशर से गैस देखकर ना भरें, क्योंकि जो बैक प्रेशर हमारे उपकरण का होता है वो बाहर के वातावरण यानी एम्बिएंट टेम्परेचर के अनुसार कम या ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जितना वजन आपके उपकरण पर लिखा हुआ है उतना गैस तोलकर डाल देंगे तो आपकी जो कूलिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, जैसे कंपनी से आए हुए नए डिफ्यूजर की होती है। धीरे धीरे हमें गैस को रिफिल करना है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वैक्यूम कम से कम 200 माइक्रोन तक होना चाहिए, चाहे वो R600 हो या फिर R290। जो SC जो हमारा रेफ्रिजरेंट दोस्तों वो सन 1900 में इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में होता था, लेकिन 1930 में CFC आने के बाद इसका इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया और 1950 में जब सेमी हर्मेटिक व हर्मेटिक कंप्रेशर शुरू हुए तो काफ़ी ज़्यादा हमारा CFC का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन दोस्तों 1970 में आते आते ओजोन परत पर काफ़ी स्टडी हुई और जिसमें ये निष्कर्ष निकला कि जो हमारी CFC वाली गैसें वो हमारी ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुँचा रही हैं, इसलिए उसका प्रयोग फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और 1980 में फिर से हाइड्रोकार्बन पर जोर देना शुरू कर दिया गया। लेकिन 2000 में आने के बाद हाइड्रोकार्बन पर फिर से काफ़ी तेज़ी से काम होना शुरू हुआ और अब लगभग हर हमारे डोमेस्टिक उपकरणों में, कमर्शियल उपकरणों में हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो R600 रेफ्रिजरेंट है वो 900 BTU तक के कंप्रेसरों में ही लगभग इस्तेमाल करने के लिए बनाई हुई है, इसलिए हम ज़्यादातर इसको हमारे डोमेस्टिक फ्रिजों में ही देख पाते हैं। अब हमने वजन के हिसाब से धीरे धीरे गैस को सिस्टम में जाने दिया, फिर हम लास्ट में इसके वजन को तोड़कर देखेंगे कि हमने कितना रेफ्रिजरेंट हमारे इस उपकरण में डाला है, और फिर आने वाले दिन में मैं आपको इसका कूलिंग परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि कैसे इसका कूलिंग रहेगा और क्या ये तरीका कामयाब है। और भी कई रोचक बातें हैं दोस्तों। हमारा जो ये R290 हाइड्रोकार्बन होता है इसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जिससे हमारे कंप्रेशर व सिस्टम की लाइफ बढ़ जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम R12, R134, R22 का यूज़ करते थे तो इनका जो GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल था वो बहुत ज़्यादा था, ओजोन का डिप्लेशन भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए इन गैसों को धीरे धीरे फेज आउट कर दिया गया। क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेज़ी से, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे ये रेफ्रिजरेंट भी होते हैं, इसलिए धीरे धीरे सरकारों ने इस पर काफ़ी स्टडी की है और धीरे धीरे हमारे हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंटों का इस्तेमाल करना दोबारा से शुरू कर दिया। दोस्तों ये फ्लेमेबल ज़रूर हैं लेकिन ये इको फ्रेंडली गैसें हैं। अब देखिए कूलिंग शुरू हो चुकी है, लगभग शुरू की नीचे की 2 पाइपों पर कूलिंग आ चुकी है। हमें धीरे धीरे ही रेफ्रिजरेंट को
रिफ़िल करना है। और अब देखिए हमने रेफ्रिजरेंट को लगभग रिफ़िल कर दिया है। अब हम इसके वज़न को तोल रहे हैं हमारे इस स्केल डिवाइस पर। देखिए आप इसका वज़न देख पा रहे होंगे। और जब हमने इसको वाल्व लगाने के बाद तोला था तो लगभग ये 270 ग्राम का हमारा सिलेंडर और वाल्व दोनों थे। लेकिन जब हमने इसमें रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल कर दिया है तो हमने हमारे उपकरण में 100 ग्राम रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करना था। जब हमने इसमें 100 ग्राम तक का रेफ्रिजरेंट रिफ़िल कर दिया है तो इसमें अब आप 160 ग्राम वज़न देख सकते हैं, यानी कि लगभग हमारा 110 ग्राम गैस लग चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ गैस को पर्ज भी किया था, जिसकी वजह से कुछ गैस हमारा उसमें काउंट हो जाएगा। लगभग हमने इसमें 100 ग्राम या फिर 105 ग्राम के लगभग गैस को रिफ़िल कर दिया है, जो कि हमारा टारगेट था। अब हम इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस कल को देखकर मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना कारगर सिद्ध हुआ है। तो कोशिश कीजिए आप कोई भी रेफ्रिजरेंट जब किसी उपकरण में फिल करते हैं तो आप हमेशा वज़न तोलकर ही फिल करें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप कंपाउंड गेज में बैक प्रेशर देखकर रिफ़िल करेंगे तो आपको एम्बिएंट टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होगा और उसी के अनुसार हमारा बैक प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है। और भी कई बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए R290 और R600 और हाइड्रोकार्बन ब्लेंड को भरते हुए कि जहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं वहाँ पर वेंटिलेशन एरिया होना चाहिए, स्मोकिंग का इस्तेमाल ना करें और कोई भी खुली फ्लेम आपकी नहीं होनी चाहिए गैस भरते समय, नहीं तो किसी हादसे का शिकार होने का डर बना रहता है। इसलिए दोस्तों ये हाई फ्लेमेबल गैसें होती हैं और आपको हमेशा इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। R290 R22 की तुलना में लगभग 40%। और अब आप देखिए इसका जो तापमान है, मैंने आगे वाले दिन में चेक किया तो -22.5 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब हमने इसे खोल कर देखा तो वाकई इस कैबिनेट में इतना टेम्परेचर था। यानी कि जब भी आप किसी उपकरण पर तोलकर गैस भरेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन वो सभी अच्छी गुड प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अच्छा वैक्यूम करना होगा, जिसके लिए आपको डबल स्टेज वैक्यूम पंप का प्रयोग करना है। आप कंप्रेसर की आवाज़ भी सुन सकते हैं जो अभी रनिंग अवस्था में है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की थी कि आपको R290 रेफ्रिजरेंट को भरते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जो दोस्त नए हैं, जो चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। और भी कई अच्छी रोचक बातें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा, किस रेफ्रिजरेंट के साथ आपको किस तरह से आपको गुड प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों R290, R600 और हाइड्रोकार्बन ब्लेंड ये तीनों हाई फ्लेमेबल गैसें होती है। इनका बैक प्रेशर भी अलग होता है, उस विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।